के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट नोट है जो कि मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। इसके सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में आप देखेंगे सबसे पहले डिटेल में कि क्या क्या हुआ था, कैसे आया था। तो 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय हस्ताक्षर, मतलब कि यह जो है संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय हस्ताक्षर मतलब साइन किया गया कब? 20 नवंबर 1989 को, कि एक ऐसा कुछ होना चाहिए जो बालकों के संरक्षण के लिए कार्य है, ठीक है। तो 20 नवंबर 1989 को क्या हुआ, उस पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है, एक एक्ट लाया गया जिसमें साइन किया गया, ठीक है। देन उसके बाद 2 सितंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय लागू हो गया, जिसको UNCRC के नाम से जाने लगा, इम्प्लीमेंटेड हो गया, यानी कि ये जो है लागू कर दिया गया UNCRC। कब? 2 सितंबर 1990 को, ठीक है। कब? 2 सितंबर 1990 को जो है ये लागू हो गया। ये साइन कब हुआ था? 20 नवंबर 1989 को। फिर 11 दिसंबर 1992 को क्या होता है? 11 दिसंबर 1992 को भारत ने CRC पर साइन, मतलब इंडिया ने साइन की, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र अधिकार संयुक्त राष्ट्र यानी UNO के द्वारा यह एक्ट लाया गया था ना 2 सितंबर 1990 को, लेकिन भारत ने तो अभी तक साइन नहीं किया था CRC पर। तो UNO ने जो CRC लागू किया, CRC यानी चाइल्ड से संबंधित जो एक्ट था वो लागू किया, और भारत ने उस पर साइन कब किया? 11 दिसंबर 1992 को, ठीक है। फिर 20 जनवरी 2006 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट लाया गया, यानी कि जब भारत ने साइन किया तो फिर उसके बाद भारत में साइन करने के बाद कि हाँ ठीक है हम भी बालकों के संरक्षण के लिए भारत में ऐसा कुछ एक्ट लाएंगे, तो फिर 20 जनवरी 2006 को संरक्षण आयोग एक्ट 2005 जो है पारित किया गया, ठीक है। चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 के नाम से, जो कि ये 3 कैटेगरी में था, ये पारित हुआ एक्ट, तो ये 3 कैटेगरी में था। एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के नाम से, दूसरा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से, तीसरा जिला, मतलब कि एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य होगा, एक राज्यों के स्तर पर होगा और एक जो है जिला स्तर पर होगा, ठीक है। इस तरीके से यह लागू हो गया। तो कब लागू हुआ? 20 जनवरी 2006 को यह जो है एक्ट ये बनाया गया और लागू किया गया। इसका गठन की डेट आपको याद रखना है, गठन कब, क्योंकि एक्ट देखिए आया था, एक्ट 2005 में आया था। इसका जो गठन है हुआ था 5 मार्च 2007। कब हुआ था? 5 मार्च 2007 को जो है इस केंद्र सरकार के द्वारा इसका जो है गठन किया गया था, ठीक है। और इसके आधार पे ये 3 भागों में डिवाइड किया गया। उसके बाद देखिए आधार क्या था? आधार वही जो एक्ट लाया गया था 2005 में, उसी एक्ट के तहत 5 मार्च 2007 को इसका जो है गठन किया जाता है। और गठन के बाद आप देख रहे होंगे ये 20 जनवरी 2006 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट पारित होने के बाद 20 जनवरी 2006 को इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया इस एक्ट को, ठीक है, कि एक राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर। तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर का पढ़ रहे हैं, तो आधार आपको क्लियर हो गया। एक्ट 2005 के तहत UNCRC एक्ट 2005 के तहत इसका गठन किया गया, 2005 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रकृति कैसी है? सांविधिक निकाय है, यानी कि सांविधिक कानून बना के लाया गया, तो ये सांविधिक निकाय है। हेडक्वार्टर कहाँ? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। महिला और बाल विकास विभाग मंत्रालय जो है ये कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों का संरक्षण करना इसका जो है उद्देश्य है, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? प्रथम अध्यक्ष जो हैं शांता सिन्हा हैं, 2007 से लेके 2013 तक ये रहे। और फिर ये जो है दोबारा भी वही बने थे,
दूसरे नंबर पे शांता सिन्हा है। ये वर्तमान आपको याद रखना, प्रियंक कानून को, कौन है, प्रियंक कानून को। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उससे पहले हम लोग धारा 3 को पढ़ेंगे। धारा 3 जो है आयोग का गठन, संरचना और मुख्यालय की बात करता है। यानी धारा 3 क्या कहता है, धारा 3 कहता है कि आयोग की एक संरचना होनी चाहिए, ठीक है, उसका गठन होना चाहिए और उसका हेडक्वार्टर भी होना चाहिए। कौन सा, इसी एक्ट के तहत, इसी धारा 3 के तहत तो इसका गठन भी हुआ था, ठीक है। धारा 3 का एक क्या कहता है कि केंद्र सरकार के द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। किसमें, फर्स्ट में, धारा 1 में, कि इसका जो गठन है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। धारा 3 के 2 कहता है कि इसकी संरचना और योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, संरचना और योग्यता। तो संरचना कैसी होनी चाहिए, ये 7 सदस्यीय संस्था है, ठीक है, जिसमें से एक अध्यक्ष होंगे और 6 जो है सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 2 महिला, इन सदस्यों में से 2 महिला जो है अनिवार्य बताई गई। ये कौन सी धारा के तहत, तो धारा 3 के 2 के तहत। योग्यता, अध्यक्ष की योग्यता की बात करें तो बाल कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है यह योग्य है। और सदस्यों की बात करें तो निम्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, कौन कौन से क्षेत्र में, यानी कि देखिए अगर अध्यक्ष बनना है उसे तो बाल कल्याण है तो कोई अच्छा उत्कृष्ट कार्य किए हों, ठीक है, और फिर वो सदस्य ही जो है अध्यक्ष बन जाता है। तो जो सदस्य है वो क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, किस क्षेत्र में महारत हो, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, या फिर बाल कल्याण विभाग में कार्यरत हो, बाल कष्टों का निवारण कर रहा हो, बाल समाजशास्त्री हो या बाल मनोवैज्ञानिक हो, तो ये सारे आधार पर सदस्य की नियुक्ति की जाती है और फिर ये सदस्य अध्यक्ष भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी धारा के आधार पर, धारा 3 के 2 के आधार पर। तो हम आयोग की संरचना देख रहे हैं जिसमें से हम धारा 3 को पढ़ रहे हैं, क्योंकि धारा 3 के आधार पर ही तो इसका गठन हुआ। तो धारा 3 में 3 बातें हैं, गठन, संरचना और हेडक्वार्टर, ठीक है। तो धारा 3 का एक, उसके और सब पार्ट आ गए। तो अंदर 3 के 1 में कि केंद्र सरकार एक आयोग बनाएगी, उसका गठन करेगी, जो कि बन चुका। धारा 2 में 2 बातें हैं, एक संरचना और योग्यता। संरचना हमने देख लिया, 7 सदस्यीय संस्था है, और योग्यताओं को भी देख लिया, ठीक है। तो धारा 3 का 1 और 3 का 2 याद रखना है। अब धारा 3 के 3 में क्या बात की गई है कि इसका जो है हेडक्वार्टर, आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। तो ये धारा 3 को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि इसी आधार पर गठन हुआ। धारा 1 क्या कहता है, गठन की बात करता है। धारा 2 क्या कहता है, संरचना और योग्यता की बात करता है, ठीक है। और धारा 3 हेडक्वार्टर की बात करता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो हमने धारा 3 को अच्छे से पढ़ लिया। अब धारा 4 को पढ़ते हैं। धारा 4 क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। धारा 4 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। धारा 4 क्या कहता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो अध्यक्ष जो है केंद्र सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय संस्था के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, यानी कि जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी वह कैसे होगी, 3 सदस्यीय संस्था की समिति के आधार पर जो है इसकी नियुक्ति की जाएगी। यानी कि एक अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए 3 सदस्य वाली एक समिति बनाई जाएगी, ठीक है, जिसमें से केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाई जाएगी 3 सदस्यीय चयन की समिति। चयन समिति का अध्यक्ष जो होगा वह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, मतलब जो प्रेजेंट में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री जो अध्यक्ष होंगी वही इस समिति की जो है अध्यक्ष बनेंगी। क्लियर, अध्यक्ष मतलब सदस्य, ये 3 में से एक सदस्य वही रहेंगी। फिर 2 सदस्य कौन रहेंगे, वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी खुद के कौन से मंत्री को इसका सदस्य जो है बनाया जाए। तो ये 3 चयन समिति 3 मेंबर रहेंगे, इसमें एक मेंबर वो जो केंद्रीय महिला, ये कंपलसरी ही है कि महिला बाल विकास की जो मंत्री रहेंगी वो अध्यक्ष रहेंगी, और जो 2 सदस्य हैं वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। और इन्हीं दोनों के आधार पर एक प्योर समिति बनेगी चयन समिति। फिर ये तीनों लोग मिल करके डिसाइड करेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है। अब सदस्य कैसे बनेंगे, तो वो भी केंद्र सरकार के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि जो सदस्य है वो कैसे बनते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं धारा 5। धारा 5, तो धारा 5 क्या कहता है, धारा 5 को देखेंगे, ठीक है।
तो देखिए धारा 5 टेन्योर की बात करता है, तो पदावधि की बात करता है। धारा 5 का 1 क्या कहता है कि इसमें अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 65 वर्ष होगा, और जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष या 60 वर्ष होगा। ये 2 बार जो है पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, धारा 5 के आधार पर अध्यक्ष और सदस्य बनेंगे। अध्यक्ष 3 वर्ष या 65 वर्ष, और जो सदस्य होंगे 3 वर्ष या 60 वर्ष, और ये 2 बार जो है पद ग्रहण करेंगे। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 5 का 2। धारा 5 का 2 क्या कहता है? धारा 5 का 2 कहता है कि त्यागपत्र को किसको दिया जाएगा? केंद्र सरकार को दिया जाएगा। ठीक है, तो धारा 5 में क्या बातें हो रही हैं? पदावधि की बात हो रही है। 5 के 1 में अध्यक्ष और सदस्य की बात की गई है, और 5 के 2 में त्यागपत्र की बात की गई है कि त्यागपत्र केंद्र सरकार को दिया जाएगा। और कार्यकाल की बात करें, ये 2 बार जो है बन सकते हैं, 3 वर्ष और 65 वर्ष अध्यक्ष का, सदस्य का 3 वर्ष या 60 वर्ष इनकी रिटायरमेंट उम्र है। अधिकतम 3 वर्ष तक ये बन सकते हैं धारा 5 के आधार पर। धारा 6 में क्या है? धारा 6 में वेतन और भत्ते, वेतन और इनकी वेतन और भत्ते की कितना इनको वेतन दिया जाएगा, तो यह भी केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि इनको वेतन जो है कितना दिया जाएगा। ठीक है, और नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि नियुक्ति हो गई तो बाद में उनके वेतन भत्ते में चेंजेस कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो एक बार नियुक्ति के पहले डिसाइड है वही ही रहेगा जब तक उनका अपॉइंटमेंट रहेगा। तो धारा 6 में क्या है? वेतन और भत्ते। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं रिवीजन। धारा 3 में क्या है? 3 बातें हमने देखी, गठन, संरचना और मुख्यालय। तो धारा 3 के 1 में क्या था? आयोग का गठन था। ठीक है ना। धारा 3 के 2 में उसकी संरचना थी, योग्यताएं थी। 3 में क्या था? उसका धारा 3 के 3 में उसका हेडक्वार्टर था। तो यानी कि 3 पूरी तरीके से इसके गठन की बात करता है। धारा 4 में हमने क्या देखा? इसकी नियुक्ति। ठीक है, यानी इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो चयन समिति के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। धारा 5 में हम इसके टेन्योर यानी समय की बात किए। ठीक है, पदावधि की बात किए कि इसकी जो है पदावधि जो है कितनी रहेगी, तो 5 वर्ष। ये धारा 5 के आधार पर 3 वर्ष या 65 वर्ष, और सदस्य की 3 वर्ष या 60 वर्ष। धारा 5 के 2 के आधार पर जो है केंद्र सरकार जो है त्यागपत्र उसको दिया जाएगा। धारा 6 में हमने देखा वेतन और भत्तों की बात की। अब आते हैं धारा 7 में पद से हटाया जाना, यानी कि इनको पद से कौन हटाएगा, तो इनको पद से कौन हटा सकता है? अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार ही पद से हटा सकती है। केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा ही अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और यह साबित आधार क्या होना चाहिए? साबित कदाचार यानी मिसबिहेवियर, किसी के साथ इन्होंने मिसबिहेव किया हो तो इनको जो है हटा सकते हैं। सदस्यों की बात करें तो केंद्र सरकार जो है हटाएगी, मतलब चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, दोनों को जो है केंद्र सरकार ही हटाएगी। ठीक है, अब अन्य आधार भी है जिसके आधार पर जो है ये 7 में है हटाया जाना। कौन से धारा? धारा 7। अब बात करते हैं साबित कदाचार। साबित कदाचार के आधार पर उसको हटा सकते हैं। शारीरिक रूप से असमर्थ है तो भी उसको हटा सकते हैं, या दिवालिया घोषित हो गया हो तो भी उसको हटा सकते हैं। पद अवधि के दौरान कोई अन्य पद धारण किया हो तो भी उसको हटा सकते हैं। लगातार 3 बैठक पर अगर वह अनुपस्थित है तो भी उसको हटा सकते हैं। ठीक है, कौन सी धारा? धारा 7। तो धारा 6 में वेतन और भत्ते, 7 में उनको पद से हटाया जाना। धारा 8, 90 दिन के भीतर पद को क्या करना? रिक्त को भरा जाना। मान लीजिए कि रिटायरमेंट हो गया है या पद खाली हो गया या फिर त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष सदस्य ने, तो एक धारा 8 के आधार पर एक डिसीजन होता है कि 90 दिन के अंदर आपको ये जो खाली पद है उसको फिल करना ही है। ठीक है, तो 90 दिन का क्राइटेरिया धारा 8 के आधार पर। धारा 16 इम्पॉर्टेंट है, आयोग का प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। धारा 16 वैसे तो बहुत सारी धारा है लेकिन इम्पॉर्टेंट ही धारा को पढ़ना है। तो रिपोर्ट जो है धारा 16 के आधार पर 2 प्रकार से, एक केंद्र सरकार और दूसरा उससे संबंधित राज्य को दिया जाएगा। यानी कि सबसे पहले ये जो
रिपोर्ट है, यानी कि पूरे साल भर का लेखा जोखा जो रहेगा, लेखा जोखा वो किसको दिया जाएगा? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार उसको संसद में रखाएगी। कौन सी धारा के आधार पर? धारा 16 के आधार पर। ठीक है। और फिर अगर यह जो रिपोर्ट है संसद किसी राज्य से संबंधित है, जिस राज्य में कोई कुछ चीज़ें हो रही हैं उससे संबंधित है, उस राज्य को भेजेगी और फिर वो राज्य जो है राज्य विधानमंडल में रखवाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आयोग का रिपोर्ट के आधार पर धारा 16 के आधार पर रिपोर्ट देना है। तो हमने ये सारे इंपॉर्टेंट धाराएं देखी। ठीक है। हमने फर्स्ट में देखा धारा 3 में गठन। ठीक है। फिर धारा 4 में क्या था? नियुक्तियां थी। धारा 5 में टेन्योर यानी समय पद अवधि थी। 6 में वेतन और भत्ते थे। 7 में पद से हटाया जाना था। ठीक है। 8 में क्या था? 90 दिन के भीतर पद को भरना था। धारा 16 रिपोर्ट। ठीक है। कुछ अन्य फैक्टों की बात करते जो इससे संबंधित है। सिविल न्यायालय की शक्ति, इसके पास सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। यानी सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त यानी फैसले ले सकता है, खुद अपने फैसले जो है ले सकता है। आयोग की सचिव भारत सरकार के संयुक्त या अतिरिक्त सचिव स्तर का व्यक्ति, हाँ इसमें एक सचिव भी होगा। ठीक है। जो कि भारत सरकार के अंतर्गत जो है उसको रखा जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया, यानी कि इसको अनुदान यानी जो है फंड कौन देगा? तो वो जो है केंद्र सरकार देगी। अधिवेशन में 3 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी जो मीटिंग्स होती है उसमें लगभग कितना 3 महीने का अंतर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निर्णायक मध्य मतलब लास्ट में जो है जो ये मेंबर्स हैं टोटल 7 सदस्यीय संस्था, तो उसमें से जो फाइनल डिसीजन है वो किसका होगा? इसमें अध्यक्ष का होगा। ठीक है। और बचपन बचाओ एक आंदोलन चलाया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है चलाया गया था। ठीक है। ये विदिशा जिले में इनका जन्म हुआ था और ये एनजीओ के संस्थापक भी हैं। एनजीओ के संस्थापक हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। ये विदिशा जिले के हैं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है। कुछ बच्चों से संबंधित यहाँ संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 21 का ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य। ठीक है। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी गई, ये बच्चों से संबंधित है। और यह पहले आर्टिकल 21 का पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 86वां संविधान संशोधन 2009 के आधार पर जो है इसको डाला गया है। फिर आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 से कम आयु के बच्चों को काम पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अगर बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो उनको काम नहीं कराना है, मतलब उनसे काम होटलों में, माइंस में, फैक्ट्रीज में नहीं कराना है। आर्टिकल 39 का ई, ये सारे आर्टिकल बच्चों से संबंधित है। 39 का ई क्या कहता है? 39 का ई राज्य बच्चों का मतलब ये जो है यहाँ 39 का ई जो है राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बच्चों का क्या करे, विकास कराए। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का विकास जो है सुनिश्चित करना, आर्टिकल 45। ठीक है। और आर्टिकल 51 के ए में जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसके आधार पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा? शिक्षित किया जाएगा। 51 का ए, ये सारे आर्टिकल किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। 21 का ए, 24, 39 का ई, 45, 51 का ए। अब कुछ बच्चों संबंधित जुड़े हुए हम कानूनों को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कौन कौन से कानून हैं। एक लाया था बाल प्रतिषेध एक्ट 1986, जो कि यह डिसाइड करता है कि बच्चों से किसी प्रकार से कार्य नहीं कराना है। ठीक है। बाल श्रम को प्रतिषेध करने के लिए बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इसके लिए 2006 में अधिनियम लाया था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल संरक्षण आयोग एक्ट आया था 2005, जिसके आधार पर इस आयोग का गठन भी किया गया है। शिक्षा का अधिकार 2009 में आया था। किशोर न्याय यानी बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम सन 2000। ठीक है। फिर किशोर न्याय बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2016, बच्चों की देखरेख के लिए किशोर न्याय अधिनियम लाया गया था। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एक्ट 2012, यानी पॉस्को एक्ट कब आया था? सन 2012 में आया था। क्या? पॉस्को एक्ट। ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉस्को एक्ट क्या होता है आइए देखते हैं। पॉस्को एक्ट जो है यह इसका फुल फॉर्म होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। 2019 में इसमें संशोधन भी हुआ, यानी कि
पोर्नोग्राफिक उद्देश्य से जो बच्चों का उपयोग करने पर 20 वर्ष की, जैसे नहीं बच्चों को किडनैप करके उनके सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए पॉस्को एक्ट लाया गया है। पोर्नोग्राफिक उद्देश्य से बच्चों का उपयोग करने पर 20 वर्ष की सजा, अगर कोई बच्चों का इस्तेमाल करता है पोर्नोग्राफिक जैसे वीडियोस बनाने के लिए, तो उसको जो है कम से कम 20 साल की जेल हो जाएगी। कौन से एक्ट के तहत? पॉस्को एक्ट के तहत। ठीक है। अब आयोग के अध्यक्षों की बात करें तो कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं, तो प्रथम अध्यक्ष जो है हमारे शांता सिन्हा जी थे 2007 से 10 तक, फिर दोबारा बने 10 से लेकर के 2013 तक। ठीक है। फिर कुशल सिंह थे 13 से लेकर के 14, यानी कि ये शांता सिन्हा थे जब से बने 2013 तक थे ये। स्तुति नारायण कांकर जी थे 15 से 18, प्रियंक कानूनगो 2018 में बने और अभी भी ये हैं, अभी प्रेजेंट में भी प्रियंक कानूनगो ही हैं। ठीक है। तो ये हमारा पूरा कवर होता है बाल संरक्षण आयोग का पूरा शॉर्ट नोट में, हम लोग बहुत डिटेल के साथ धारा के आधार पर इसको देखे हैं। ठीक है। इसका और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप परीक्षा धाम की किताब का भी मैंने कराया हुआ है, आप बैक जा कर के दूसरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। तो ये महिला पर्यवेक्षक के लिए इतना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से कवर करिए। अगर हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।